तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखिए मैं ऑनलाइनर जो पॉइंट था, क्वेश्चन जो था उसको मैं 1 से 50 तक मतलब कि बता चुका था। ठीक है, ये 600 क्वेश्चन का सेट है और ये सीटेट और भी केवीएस और जितने भी टेट एग्ज़ाम के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देख कर चले जाइएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन सी अधिगम स्थानांतरण है? तो ये आप लोग का पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक स्थानांतरण है। कोई भी जैसे गणित का कोई आदमी जो मतलब कि सीखा हुआ है वो आप लोग को किसमें भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। जिस तरह से आपको जैसे साइकिल सीखे, कोई साइकिल सीख लिए तो मोटरसाइकिल सीखने के लिए क्या होता है, ये सहायक होता है। तो ये आप लोग का कैसा स्थानांतरण है? तो आप लोग का धनात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है समूह परिचर्चा से, मतलब कि डिस्कशन से, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो स्थानांतरण में सामान्यीकरण का जो सिद्धांत किया था CH जूड ने किया था। ठीक है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निर्देशन का अर्थ क्या है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, यही निर्देशन का अर्थ है। बच्चों में भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की है? तो 4 ठो कौन कौन था? जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। संवेदी पेशीय अवस्था है, फिर आप लोग का हो जाएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उसी को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया या किस विचार जो है संबंधित जो है निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ये तो आप लोग को ऑप्शन से पता चलेगा। तो धैर्य और दृढ़ता के लिए यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? बाल्यावस्था में जो है बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दूसरे वर्ष के अंत तक बस शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो लगभग 100 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 12 वर्ष तक बालकों के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम से, जबकि स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 से 208 है। ठीक है, बड़े में। और जब जन्म के समय होता है तो 270। बाल्यावस्था में मतलब कि लगभग 350, मतलब बोल सकते हैं कि 270 से 350 जो होता है एकदम जब जन्म लेता है बच्चा, तब उस वक्त जो हड्डियों की संख्या होती है इतना होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो वो जैसे ही अडल्ट होता है तो उसमें क्या होता है? 206, बहुत सी हड्डियां जुटकर एक हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हड्डियों की संख्या कम जाती हैं। नेक्स्ट है, ये बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, केंद्र से बाहर की ओर नहीं। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, सिर से पैर की ओर दिया हुआ है। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि विकास का जो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं सीक्वेंस, या फिर इसी को बोलते हैं शिरोद पदोन्मुखी। ठीक है, शिरोद पदोन्मुखी, सिर से पैर की ओर याद रखिएगा। शिरोद मतलब कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक है, सी से सिफेलोकॉर्डल, सी से शिरोद पदोन्मुखी, और सी से सिर होता है। तो सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत ये होगा। एक और होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत, इसको विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है विकास शरीर के कैसे होता है?
मध्य भाग से, मतलब कि मिडिल से कहा जाएगा, बाहर की ओर ये विकास होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल या फिर समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान और सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दिया गया था क्या? ईद, ईडी बोलते हैं, ईद, ईगो और क्या बोलते हैं? सुपर ईगो दिया गया था। ठीक है, सुपर ईगो दिया गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा था कि किशोरावस्था जो है आंधी तूफान की अवस्था है? तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट आइए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडोगल के द्वारा। जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, आप लोग को वीडियो में बताया जा चुका है कि 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन होती हैं और संवेग उसके साथ में 14 ठो मतलब कि कौन कौन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। संवेग क्या है? संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ये सब चीज़ें जो होता है संवेग होता है। ठीक है, मन की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? संवेग। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर ने दिया था व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से क्या सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं? अब जैसे लॉजिकल थिंकिंग जो है स्टार्ट हो जाता है, उसको मूर्त संक्रियात्मक क्रिया जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज में। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। जीन पियाजे का तीसरा स्टेज बोला जाता है, जो कि 11 से लेके 14 मतलब कि 11 से लेके 14 या 15 साल के अवस्था में मतलब कि इसको एज दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग के जीन पियाजे का तीसरा स्टेज था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान में रखिएगा। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब कि जिसको बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे जो है मतलब कि किसी भी क्वेश्चन का मतलब कि सॉल्यूशन निकाल रहा है तो वो एक तरह से सोचेगा नहीं, बल्कि वो बहुत तरह से सोचेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग। और एक होता है आप लोग का अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली एक तरह से, मतलब कि बच्चे जो होगा सोचेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से, उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। मतलब कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होता है अपसारी चिंतन से होता है। अब क्यों अच्छा होता है? देखिए, अब दोनों में अच्छा कौन होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको अपसारी बोलते हैं, या फिर अभिसारी चिंतन कौन सही होता है? तो आप लोग का अपसारी चिंतन सही होता है, क्योंकि ये बहुत सी मतलब कि क्षेत्रों में सोचते रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि किसी बच्चे का माइंड क्रिएटिव होता है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है वो? कॉग्निटिव गतिविधि है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। यह सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चिंतन की दृष्टि में किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है उसे क्या कहते हैं? तो तार्किक चिंतन। मतलब कि जब लॉजिकल थिंकिंग आ गया बच्चे में, लॉजिकल थिंकिंग, तब यही आप लोग का बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो चिंतन में जो होता है सर्वश्रेष्ठ जो होता है आप लोग का लॉजिकल थिंकिंग होता है। नेक्स्ट आइए, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता, लॉजिकल जो का अभाव होता है किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक की आयु तक होता है, जिसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे का 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है संवेदी पेशी अवस्था। फिर आप लोग का 2 से 7 वर्ष तक आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर आता है 7 से 11 तक का आता है, जो कि 7 से 11 तक आता है, जो कि आप लोग का ऑपरेशनल स्टेज आता है, जिसको बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो 11 से ऊपर जो आता है, सॉरी उससे पहले मतलब कि पहले मैं गलत बता दिया था। तो देखिए 11 से जो ऊपर होता है लगभग 12, 15 या 18 कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो 11 से जो आएगा आप लोग का ऊपर की ओर 11 से 18 या फिर 16, 17, तो ये आप लोग का आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। ठीक है,
तो ये आप लोग का जीन पियाजे का 4 स्टेज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे, ठीक है। फिर किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ जाती है? तो तर्क करने की प्रधानता क्या होती है? बढ़ जाती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद जो है चिंतन का विकास मतलब कि सोचने समझने की जो क्षमता होता है स्टार्ट, वो 2 वर्ष के आयु के बाद स्टार्ट हो जाता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास शारीरिक विकास का शारीरिक विकास तथा देखिए, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये आंतरिक कारक है। क्या है? यह आंतरिक कारक है। नहीं, शारीरिक विकास तो बाहरी कारक हो गया, तो ये आप लोग का तो अलग हो जाएगा। बौद्धिक विकास होगा आंतरिक कारक, संवेगात्मक विकास होगा आंतरिक कारक होगा, लेकिन जो शारीरिक विकास जो हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, वो आप लोग का बाहरी कारक हो जाएगा, ठीक है। माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम बोलते हैं, हेरिडिटी, जिसको अनुवांशिकता बोल सकते हैं, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब हो जाती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, जो कि लगभग किशोरावस्था तक पूर्ण माना जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ही जो दिए थे वो ईद, ईगो और सुपर ईगो दिए थे, ठीक है। तो देखिए अधिगम के लिए यहाँ पे आ गया, तो अधिगम का वक्र भी होता है, एक अधिगम वक्र भी होता है, यह ध्यान में रखिएगा। अधिगम वक्र कितना होता है? 4 प्रकार के होता है अधिगम वक्र। कौन कौन होता है आप लोग का? एक होता है सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है। फिर दूसरा बोल सकते हैं धनात्मक त्वरण वक्र, जिसको अवतल वक्र बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, या फिर कनकेव क्या है, कर्व बोल सकते हैं। फिर तीसरा बोल सकते हैं उत्तल वक्र, या फिर नकारात्मक त्वरण वक्र बोल सकते हैं। और फिर एक बोल सकते हैं आप लोग एस शेप्ड कर्व, मतलब मिश्रित वक्र बोल सकते हैं। और इसी में आता है एक अधिगम पठार होता है। जब सीखने की गति रुक जाती है उसी को क्या बोलते हैं? अधिगम पठार बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से मान के चलिए कि यहाँ से कोई जा रहा है और जाते 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 बस इसके साथ साथ फिर यहाँ पे, तो अधिगम का वक्र यहाँ से यहाँ तक का अस्थायी रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद फिर यहाँ उठा, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन इसके बाद जो है अधिगम जो है एकदम सीमित रह गया, रुक गया, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग अधिगम पठार बोलते हैं। अगर और ज़्यादा डीपली जानना है तो आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया हुआ है अधिगम पठारेस। नेक्स्ट आइए, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुइस ब्रेल जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा मतलब कि बनाया गया था एक मशीन, जो कि अंधों के पढ़ने के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में आता है? तो शर्म तथा गर्व मतलब कि किसी को बच्चे को शर्म आता है, तो ये बाल्यावस्था की मतलब की देन है, ठीक है। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो जिज्ञासा मतलब कि आश्चर्य से, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मौर्य मोंटेसरी को कहा जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सारे चीज़ें क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आ भी सकते हैं। एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोवेल। कौन है? तो फ्रोवेल। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। जीन पियाजे कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थर्स्टन के द्वारा गया था। इनके द्वारा जो है समूह कारक सिद्धांत, इसके अनुसार बुद्धि 7 कारक हैं, ठीक है। बहुबुद्धि कारक के सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि कारक के सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बहुबुद्धि कारक के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आप लोग का थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, समूह कारक थर्स्टन। अगर द्विकारक और त्रिकारक बोल दिया जाए तो ये आप लोग का स्पीयरमैन दिया था। कौन दिया था? स्पीयरमैन दिया था। द्विकारक और त्रिकारक, ठीक है। और एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो साइमन विने के द्वारा दिया गया था। द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन था? तो एस कारक था और जी कारक था, जो कि जनरल, और ये आप लोग का स्पेसिफिक कारण था। इसी को फिर त्रिकारक मतलब कि चेंज कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है। क्या है?
ये आप लोग का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कहीं पे क्वेश्चन में कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ये सब कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था, तो आरवी कैटल के द्वारा दिया गया था बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस ने दिया था। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। यह विकास के सिद्धांत के कौन सी सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये आप लोग का व्यक्तिक सिद्धांत है। किसी का मतलब कि सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। कोई किसी चीज़ को जल्दी मतलब कि सीख जाता है और कोई मतलब कि धीरे धीरे सीखता है। तो ये आप लोग का किस सिद्धांत का था यहाँ पे, तो व्यक्तिक सिद्धांत का था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है। तो ये आप लोग का शारीरिक गठन निम्नलिखित में, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का मतलब कि रहेगा, जिसमें ऑप्शनल होगा क्वेश्चन, ऑप्शन से पकड़ेगा। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है ये, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो ये आप लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोल सकते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को बोलते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ये, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का क्या होता है, प्रस्तुतिकरण निहित हो, उसे क्या कहते हैं, रचनात्मकता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकता बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आप लोग को 50 क्वेश्चन आज का, 50 को नेक्स्ट को हो गया। ठीक है। आप लोग को लगभग 600 का क्वेश्चन के आसपास रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। ठीक है। सीटेट के एग्ज़ाम से पहले जाकर देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें देखते रहिएगा, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल ये होगा। ठीक है। CDP पेडागोजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।